वेलकम आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मिनिमम, जिसको लिविंग लॉ भी कहा जाता है। इसको पब्लिश किया जाता है 1873 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपका एमएससी के एग्ज़ाम में या कहीं भी जहाँ भी क्वेश्चन आपको लिविंग लॉ पे एक शॉर्ट नोट या हाँ 7.5 नंबर का मार्क्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली आराम से इसको कर सकते हो। और फॉर श्योर तो आपको 100% अच्छे से मार्क्स मिलेंगे इस पे। ठीक है, आप जितने अच्छे से सजा के जैसे लिखते हो उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय जर्मन केमिस्ट थे जस्टिन वॉन लिविंग, इनका नाम था। जेबी लिविंग भी है या लिविंग भी कहा जाता है। 19th सेंचुरी की बात है ये। एक्चुअली इस लॉ में क्या होता है कि ये अप्लाइड होता है इकोनॉमिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, और इसका जो ये प्रिंसिपल है वो वाइडली यूज़ होता है बैकयार्ड गार्डनिंग में, जो कि आप करते हो, हम लोग सभी करते हैं अक्सर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, उनका स्टेटमेंट क्या था, ये थोड़ा सा समझने लायक है और समझना पड़ता है। ग्रोथ ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल ए एक मिनरल्स है, और या बोल सकते हैं कुछ मिनरल या केमिकल या जो भी है, जो एक जो मिनिमम क्वांटिटी में है, ए बी सी डी है और ए सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो क्या लिखा है? ग्रोथ ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय लिमिटिंग फैक्टर वाइल देयर अबंडेंस डज नॉट अफेक्ट द। देख, एक अगर लिमिटेड है 10% है, और वो क्या कर रहा है, ग्रोथ किसी प्लांट्स की, ये सब प्लांट में ही एग्जांपल लेंगे तो उसी पे बात करेंगे। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, और जो अगर यही बात लिखी है, देयर अबंडेंस डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ रेट। ठीक है, और उसके अबंडेंस अगर वो ज़्यादा हो ना, तो वो ग्रोथ रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स अगर ए बी सी डी चार हैं, चार मिनिमम, चार फैक्टर है। ठीक है, और चार मिनरल्स हैं, और उन मिनरल्स में से क्या हो रहा है, एक फैक्टर। ठीक है, मतलब ए का परसेंटेज कम है, 10% है, तो वो अफेक्ट करेगा उस प्लांट की ग्रोथ को। ओके, बट इफ़ इट विल इफ़ अगर अदर विल, ओके सर देखो, हाँ समझो, अगर तीनों की क्वांटिटी ज़्यादा है इन कंपेयर टू उसके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको भी सपोर्ट करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। वो नहीं, वो जो 10% है ना, ए वाला, वो अफेक्ट करेगा प्लांट की ग्रोथ को, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो लिमिटिंग फैक्टर होगा वो। तो लिखा है ग्रोथ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय लिमिटिंग फैक्टर वाइल देयर अबंडेंस डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ और रेट ऑफ दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, और वाइल उनकी अबंडेंस मतलब ज़्यादा मात्रा नहीं अफेक्ट करेगी बायोलॉजिकल प्रोसेस को। ठीक है, लिखा है ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, मतलब बोला था ए वाला जो मिनिमम क्वांटिटी में वो अफेक्ट करेगा, बट नॉट बाय द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, जैसे सी बी सी डी होंगे, जो तीनों होंगे, इनकी अबंडेंस ज़्यादा होगी तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री लिखते हो तो किसी भी चीज़ का ना जो इंट्रोडक्शन देते हो, उसमें अगर पीछे की बात लिखते हो उसमें थोड़ा वजन आता है, थोड़ा ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि हाँ थोड़ा काम का है। तो इससे ऑब्वियस, अगर आप समझा भी रहे हो किसको तो थोड़ा हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्या होता है। एक्चुअली एक फेमस जर्मन बॉटनिस्ट थे, उनका नाम मैं नहीं मेंशन कर पाया और मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट 1828 की बात है। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ये सबसे पहले प्रपोज किया था इस लॉ को। ठीक है, बट लिविंग ने स्टडी करी 1840 में, और उनकी स्टडी चली और 1873 तक उन्होंने क्या करता था, पब्लिश कर दिया। लिखा है ना पब्लिश 1873। ठीक है, पब्लिश कर दिया था। तो उन्हीं को हम आज के टाइम में कहते हैं फादर ऑफ, ये लिखा है ना, फादर ऑफ फर्टिलाइज़र, ये भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं व्हाट द लिविंग समराइज द लॉ। उन्हें समराइज किया कि प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन सॉइल, बट इंस्टेड द प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय द स्कैरस। वही बात कही है, प्लांट ग्रोथ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वाले न्यूट्रिएंट्स से अफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट होगा तो किससे होगा, जो कि आपके स्कैरस पॉइंट में, ठीक है, कम मात्रा में होंगे। एग्जाम्पल लिखा है कि ये लीकिंग बकेट एंड ये वाला वीक चेन वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो अगर लीक चेन होगा, ठीक है,
लीक बकेट होगी, बकेट लीक हो रही है, जहाँ से पानी लीक हो रहा है ना तो उसी से तो अफेक्ट होगा ना पूरी बाल्टी को, क्योंकि पानी कम हुआ है। ठीक है, सपोज आपकी बाल्टी में छेद है, आप पानी भर रहे हो, तो आपकी बाल्टी अफेक्ट किस चीज़ से हो रहा है, आपका टाइम किससे कंज्यूम हो रहा है, टाइम ख़राब आपका इससे हो रहा है ना, कि क्योंकि बाल्टी में पानी कम हो रहा है, और उसका रीज़न ये है बाल्टी के छेद से। तो जो लिमिटिंग जहाँ से कम हो रहा है, जो कम है वही तो अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ है वीक चेन, मतलब जहाँ से वीक चेन होती है ना, ऐसा कुछ, ऐसे ऐसे इससे अटैच, फिर इससे अटैच, इससे अटैच, फिर इससे अटैच, इससे अटैच। तो ये उन्होंने बोला कि जो इस टाइप से है, तो इसमें से एक पार्ट उसका अगर वीक होगा तो इट कैन ब्रेक। तो ठीक है, तो दिस लॉ स्टडीज़ एंड ग्रोथ इज़ कंट्रोल बाय स्कैरेस्ट रिसोर्सेज। कंट्रोल होती है जो सबसे कम मात्रा में जो भी रिसोर्स होगा उससे कंट्रोल होगी। और अडेप्ट एक्चुअली इन द अडेप्टेशन इफेक्ट दिस लॉ वेरी ओके। अब क्या होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये याद रखने की बात है कि जो अडेप्टेड इफेक्ट है ना, ठीक है, जो ये अडेप्टेशन इफेक्ट है। सपोज अडेप्ट कर रही है कोई स्पीसीज, अडेप्ट कर रही है किसी, उसको क्या बोलते हैं, किसी इन्वायरमेंट को, और वहाँ का टेम्परेचर वो अडेप्ट कर रही है कि मुझे इतना ही लिमिटेड में मुझे न्यूट्रेंट चाहिए, तो क्या होगा कि उसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो लिमिटेड फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, तो वहाँ ये लॉ वायलेट होता है, वहाँ ये लॉ काम नहीं करेगा। सेकंड आपको ये लाइन पुट करनी है, द सप्लाई ऑफ न्यूट्रेंट टू प्लांट डिपेंड्स ऑन सॉइल। ओके, और न्यूट्रेंट का जो प्लांट तक आना होता है वो सॉइल पे डिपेंड करती है, आपको पता है। ठीक है, द सिस्टम इज़ हाईली डायनेमिक, और ये डायनेमिक सिस्टम होता है। अब देखो ये पॉइंट याद रखना है थोड़ा, न्यूट्रेंट शॉर्टेज होगा ना, ठीक है, तो इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। और क्रिटिकल स्टोरेज शॉर्टेज होगा, और मतलब कंप्लीटली शॉर्टेज होगा तो स्टॉप कर देगा, ग्रोथ को ही रोक देगा। ठीक है, या तो इफेक्ट ग्रोथ करेगा या तो स्टॉप ही कर देगा ग्रोथ को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने लायक थी। फिर आता है मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड प्लांट्स। ये आप देख लेंगे, नाइट्रोजन क्या करता है, ये पहले ये समझ लो, मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड जो प्लांट होते हैं वो पहले मैक्रो होते हैं, फिर माइक्रो होते हैं। मैक्रो में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और O2 आता है। ठीक है, नाइट्रोजन में इन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इसमें वर्क करता है, फंक्शन होता है। फॉस्फोरस का ATP सिंथेसिस में होता है, पोटेशियम का एंजाइम एक्टिवेशन में होता है। इस चीज़ में नोट करना है कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके भी याद करें, ये याद करने वाली चीज़, समझने वाली नहीं है। ठीक है, और मैग्नीशियम जैसे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेशियम कर रहा है माइक्रोन्यूट्रेंट में। माइक्रोन्यूट्रेंट में लाइक आयरन क्लोरोफिल सिंथेसिस कर रहा है, और यहाँ पे फॉस्फोरस ATP फॉस्फोराइलेट कर रहा है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोबाल्ट का यूज़ होता है। अफेक्टिंग न्यूट्रेंट अपटेक। ओके, और न्यूट्रेंट का अपटेक करने पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, सनलाइट, ओके, जो होती हैं इसमें एनर्जी अवेलेबल इन द प्लांट, एनर्जी अपलेट होती है, ये अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन अपटेक में। ठीक है, फिर आते हैं आपके टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर। ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर ये होंगी तो डेफिनेटली ये न्यूट्रेंट अवेलेबल कर देंगे और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को आगे करेगी टेम्परेचर। ठीक है, एप्लीकेशन थोड़ा याद कर लेना ध्यान से। कॉन्सेप्ट वर ओरिजिनली अप्लाइड टू प्लांट और क्रॉप ग्रोथ, मतलब प्लांट पौधों में और क्रॉप ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट वॉज फाउंड दैट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लेंटीफुल न्यूट्रेंट डिड नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। अगर किसी भी प्लांट में एक न्यूट्रेंट्स नॉट प्रेजेंट नहीं है, प्लेंटीफुल अमाउंट में नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बायोटेक्निक से उसमें प्लांट ग्रोथ में इंक्रीज कर सकते हैं और न्यूट्रेंट में इंक्रीज कर सकते हैं। ओनली बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रेंट। ओके, और ये यूज़ होता है कि लिमिटिंग न्यूट्रेंट्स को, अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। वॉज ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ग्रोथ, ये अवेलेबिलिटी है इसकी। अबंडेंट न्यूट्रेंट इन द सॉइल ओनली गुड फॉर अवेलेबिलिटी एंड लीस्ट अबंडेंस न्यूट्रेंट इन सॉइल। साइंटिफिक एप्लीकेशन ये है इसकी। थैंक यू।